जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं जो अभी आज के डेट में जो एग्जाम हुई थी जून 2023 सेशन वालों का BEBE 181 के, उसके हम लोग आंसर की को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, हम लोग उसको आंसर को जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी मिलाइएगा मेरे साथ साथ। और जो भी मुझे फॉलो किए होंगे वो तो आज बहुत ही बल्ले बल्ले होंगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और इस सेशन में तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ हाई नहीं था, मीडियम में था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सारे के सारे आपके सिलेबस से था। इससे पहले होता क्या था कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो ना आउट ऑफ सिलेबस से भी पूछा गया था, लेकिन इस सेशन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और जैसे ही मुझे टाइम मिला, अभी जस्ट मैंने देखा क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे क्वेश्चन था। तो चलिए फिर भी देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जानते हैं, देखते हैं क्या क्या था। जैसे देखिए, पहला सवाल आज का क्या था कि सभी देखिए इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों वाला मिला सकते हैं इस पर। जैसे कहा जाता है, उस समिति अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक का रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये आपके यूनिट 1 में दिए गए हैं। ठीक है, यूनिट 1 का ही है, ये फर्स्ट चैप्टर का ही दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, आवर कॉमन फ्यूचर का जो है सिद्धांत किसने दिया था, इसका रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है ना ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यूनिट 1 में दिया गया है। यूनिट 1 में ये आपको मिल जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर के बारे में, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। ओके, उसी प्रकार कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है, देखिए मैं इस सेशन में जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये आंसर की है। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने पहले ही ऑलरेडी कर चुका हूँ, और इसमें सिर्फ हम लोग आंसर पर फोकस करेंगे। तो आप सभी ध्यान से देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है, मानव रचित पर्यावरण नहीं है। इसके बारे में भी मैंने बताया था, मानव रचित, उसके बाद जो प्राकृतिक के बारे में, मतलब एक एक करके मैंने सबके बारे में बताया था। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखाया था। तो इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा आपको जो है ना ऑप्शन नंबर ए, फलों के बाग। ये सभी के फलों के बाग जो है ना हम लोग बाग लगा सकते हैं। मानव जो है ना, हम और आप बाग लगाते हैं, सभी के सभी बाग लगा के हम लोग उसमें उगाते भी हैं। और लेकिन ये खेत फसल क्षेत्र ये सब जो कृत्रिम झील और बांध ये सब नहीं हम लोग कर सकते हैं, तो ये मानव रचित नहीं है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में मैंने बताया था आपका यूनिट 1 में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 7। आप PDF देख लो, ये चैनल में जो भी अपलोड है क्लासेस, उसमें भी देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन था यूनिट 1 से, और सेकंड क्वेश्चन भी यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने बताया था, मैंने खुद से किया था, मेरा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 1992 में पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लगभग सिर्फ जो यूनिट वाइज मैंने जो क्लास करवाया था उसमें मैंने 4 टाइम मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था। 4 टाइम, एक टाइम नहीं, 4 टाइम। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था और 1000 बार मैंने बोला था कि आप सब इसको ध्यान रखना है। तो इस पर भी देखिए पूछा गया ही, क्या कहा जाता है 1992 में पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। मैंने बहुत बार बताया था। ये भी आपको जो ना जैसे कि यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 16 में मिल जाएगा, जो मेरे PDF में मिल जाएगा आपको, जो मैंने PDF प्रोवाइड किया था आपको, PDF के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब वहाँ मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है कहा जाता है इसमें। देखिए क्या कहा जाता है इसमें, कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखना, आपको पारिस्थितिक तंत्र क्या था इसके बारे में मैंने बताया था। आई थिंक यूनिट 3 में या 2 में है, इसके बारे में मैंने इसके बारे में बताया था। उसके बाद कहता है कि सभी पारिस्थितिक तंत्रों की संयुक्त सुस्पष्ट सीमाएं होती है। ये तो फिर नेक्स्ट में पारिस्थितिक तंत्र अपना निर्वहन स्वयं कर लेते हैं क्योंकि वे बाहरी प्रभावों के लिए उचित रोगरोधी होते हैं। ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्वपोषी और परपोषी हो लेकिन अवघटक नहीं हो, तो वो स्वपोषी हो गया परितंत्र, और माप और जटिलता में अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है आहार श्रृंखला में शाक भक्षी प्रदर्शित करते हैं। आहार श्रृंखला में शाक भक्षी प्रदर्शित करते हैं, ये पोषी स्तर सेकेंड, ये भी मैंने बताया था। ये भी सही, जो इसका सही जवाब हो जाएगा पोषी स्तर सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है पृथ्वी की सतह पर सल्फर का बड़ा भंडारण है। ये भी मैंने बताया था, आई थिंक यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी देख सकते हो। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदा और अवसाद। मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, जो मतलब आपके ऑप्शन में मैंने सिर्फ मृदा के बारे में बताया था। इसमें देखिए मृदा और अवसाद दोनों दिया है, तो आपके लिए तो अच्छा ही है, आपको तो मिल गया है ना। ये आपका यूनिट में देखते हैं, यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हो, PDF टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक समुदाय कहा जाता है। प्राथमिक समुदाय मैंने हर को बताया था, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सबको बताया था मैंने, एक एक करके एग्जाम्पल भी लिया था मैंने, ठीक है। इसका सही जवाब जो है ना प्राथमिक में आपका हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे आंसर को ध्यान देना इस पर, बाकियों पे कलम पे जो लगा है उसको भी ध्यान मत देना। ये 7 का आपका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है मरुस्थल पारितंत्र में प्रमुख परिभक्षी पक्षी है। देखिए ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा था फिर भी लेकिन अच्छा है। ये आपको जो यूनिट में मिल जाएगा, जैसे कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, जैसे मरुस्थल परितंत्र में प्रमुख परभक्षी पक्षी है, जैसे कि आप वर्सिकलर, ये आपका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 4 जिप्स बेंगोलेसनिस, ये आपका सही जवाब हो जाएगा 8 का 4, ओके। उसी प्रकार का जाता है 9 में, एक जलीय पारितंत्र में ऐसा असंकलन जीव जो वायु जल अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर रहता है वो क्या कहलाता है। ये देखिए अंतरा पृष्ठ के बारे में भी मैंने बताया था, अंतरा पृष्ठ के बारे में समझाया भी था आपको, ये क्या कहलाता है, ठीक है। एक जलीय पारितंत्र में ऐसा असंकलन जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहता है वो क्या कहलाता है। ये जो आपका जो है 9 का ऑप्शन नंबर ए पटलक कहलाता है ये, ठीक है, पटलक कहलाता है ये, ओके। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है महासागर में डॉट मंडल यानी जोन उथला होता है और ये उच्च उत्पादकता वाली स्पेसीज से संबंध होता है। ये महासागर में डॉट ये आपका जो है ना 10 का ऑप्शन ए कहा जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, वेचांचल दी, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वन में सबसे विविध समुदाय होते हैं। सबसे विविध समुदाय होते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से वन में सबसे विविध समुदाय होते हैं। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, मैंने इसके बारे में बताया था आपको, बार बार बोला था, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से जो है ना संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और आपके सिलेबस आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है पौधे से वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। पौधे से वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। पौधे से वाष्प के रूप में वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। पौधे से वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सूखा का एक आर्थिक प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा का एक आर्थिक प्रभाव है, सूखा का आर्थिक प्रभाव है। जैसे सूखा मैंने एक एक करके बताया था, बाढ़ के बारे में एग्जाम्पल दिया था कि बाढ़ से क्या हो सकता है, सूखा से क्या हो सकता है, जलवायु से क्या हो सकता है। उसके बाद जैसे कि आपका रेगिस्तान में जैसे वो चक्रवात से क्या हो सकता है, सबके बारे में मैंने बताया था। अभी मुझे यूनिट याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं उसके बारे में भी बताता। इसके बारे में मैंने सूखा के बारे में भी बताया था। उसमें से देखिए क्या कहता है, जैसे कि इसमें आपका मृदा का पतन, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फसल की हानि। फसल की हानि जो है इसका आर्थिक प्रभाव हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक प्रभाव बोला जा रहा है, ध्यान देना आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जाता है, पश्चिम और मध्य भारत के दक्कन और मालवा के पठारों में पाई जाने वाली मृदा है काली मृदा। कहाँ है काली मृदा, यहाँ ऑप्शन ए में काली मृदा, ये काली मृदा कहलाता है, ठीक है। पश्चिमी और मध्य भारत के दक्कन और मालवा के पठारों में पाई जाने मृदा क्या कहता है, ये काली मृदा होती है, ठीक है, ध्यान रखना। कोई आप जैसे मुझे क्वेश्चन भी पूछा था, वो ये एक लड़का ने मुझे पूछा भी था कि सर ये क्या होगा, तो ये काली मृदा होगा, ना कि लाल मृदा, उन्होंने लाल मृदा करके आया, गलत है उसका, ठीक है, ये काली मृदा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है पूछा जा रहा, मैंने बोला भी था हर सेशन में कि नहीं वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, यानी कि इसमें से जो है ना 3 प्रमुख कारण है और एक जो है नहीं है, उसको हम लोग को ढूंढना है। इसका जो है ना जैसे कहा जाता है ये वन अवरूपण, ये अतिवर्ष, ये आपका जल संभर का विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आई थिंक यूनिट 6 में आई थिंक है ये भूमि निम्नीकरण के बारे में, तो उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, सबके बारे में भूमि निम्नीकरण क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रमुख कारण है, इन तमाम बातों को मैंने बताया था और उसमें एग्जाम्पल भी लिया था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं वाला, ये हमको याद है, ठीक है, आप सभी देख सकते हो वहाँ पे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में कि उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस बार भी एक आंसर में पूछा गया, एक क्वेश्चन में पूछा गया, हर साल पूछे जाते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं अगले एग्जाम में देंगे उसको भी ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये इसमें क्या कहा जाता है, देखिए ये पृथ्वी के भूत सतह के 7% से कम फैले हुए, ये सही है। उसके बाद कहता है सभी ज्ञात स्पीशीज जातियों में से 50% से अधिक यहाँ पाई जाती है और 60%। देखिए एक और मैं एक ट्रिक बताता हूँ,
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कहा था वर्षा प्रचुर सिर्फ अमेजन और नील बेसिन में पाया जाता है, ऐसा थोड़ी है। वर्षा प्रचुर सिर्फ अमेजन और नील बेसिन में थोड़ी पाया जाता है ना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें आप क्या कहा जाता है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 16 में देखो ये कॉमन मिल रहा है, ये सब जो परसेंटेज अगर 7%, 62% देना, ये आप समझो कि सही जा रहा है, मतलब सही दे रहा है। अगर नहीं वाला पूछी जा रहा है तो मतलब समझो सही है। उसको तो चौथा में ऑप्शन पढ़ लो ना, कहा जाता है वर्षा प्रचुर सिर्फ अमेजन और नील बेसिन में, ऐसा थोड़ी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। 16 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ का, ठीक है। उसी प्रकार कहता है यह आकलन किया गया है कि भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 33% की क्षेत्र बनना चाहिए होना, 33% यहाँ पे है, ठीक है। आप सभी को मैंने बताया अभी था। ये आपका 17 में आपका यूनिट शायद यूनिट अभी ध्यान नहीं आ रहा, ये रिपीट है, ठीक है। 2018 का रिपीट भी है, ये कई बार पूछे गए हैं ये। उसी प्रकार आपको नेक्स्ट कहा जाता है, देखिए 1-2 फुल फॉर्म में भी पूछा गया इस बार। कहा जाता है NTFP का पूरा नाम क्या है। NTFP का पूरा नाम क्या था। NTFP का पूरा नाम आपका जैसे का ये इसका पूरा नाम ये हो जाएगा गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद, गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 19 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी विविधता को विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा जाता है। विविधता की मूलभूत मुद्रा, ये भी मैंने बताया था, ये आपको जो है ना आनुवंशिक विविधता कहलाता है, आनुवंशिक विविधता कहलाता है, ठीक है, आनुवंशिक विविधता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जाता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। जैव भौगोलिक क्षेत्र पूछा जा रहा है। कहा जाता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा आपका ये दक्षिणी प्रायद्वीप में ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 20 का बी। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ इस पर एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, ये सिर्फ आपको आंसर की बताया जा रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने पहले ही कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप क्लास देख सकते हो। कहा जाता है भारत के लगभग 2/3 स्थानीय पादप सीमित है। भारत के लगभग 2/3 स्थानीय पादप सीमित हैं हिमालय में, पश्चिमी घाटों में, द्वीपों में, भारत के स्थलों में। देखिए पश्चिमी घाटों में इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भारत के लगभग 2/3 स्थानीय पादप जो है ना पश्चिमी भागों में सीमित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा 4। और कहा जाता है भारत एक बहुविविधता वाला देश है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इसको तो जो भी गलत करके आया होगा ना, सच्ची में वो मतलब नहीं पढ़ा होगा सही से। मैंने इसके बारे में एक अच्छा से मैंने बताया था, इसके बारे में सब कुछ बताया था। इसको लगभग 5 बार मैंने सबको क्लास में ही रटाया था कि बोलो, मेरे साथ साथ बोलो। कहते भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये तो सही है, सत्य नहीं है पूछा जा रहा। मैंने बार बार बोलता था कि नहीं वाला पूछे जाएंगे। इसमें देखिए 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये सही है। और भारत उत्कृष्ट पौधों के 12 केंद्रों में से एक है, ये भी सही है। और उसके बाद विश्व के 34 जैव विविधता के हॉटस्पॉट में 4 हॉटस्पॉट भारत में है। 6 नहीं 4 बताया था मैंने आपको, 4 बताया था, ये आपका गलत है। उसका तो ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। भारत में 2 प्रमुख क्षेत्र और 3 बायोम है, ये तो सही है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इससे सही क्यों होगा, इसमें जो ना 4 हॉट स्पॉट हैं। मैंने इसके बारे में बताया था। एक और विद्वान थे जो कि 18 जैव विविधता में हॉट स्पॉट बताए थे, लेकिन उसके बाद वर्तमान समय में विश्व में टोटल जो है ना 34 जैव विविधता है, उसमें से भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट में है। इसके बारे में मैंने आपको बता देता हूँ कहाँ पे आपको कहाँ मिल जाएगा। 22 क्वेश्चन नंबर 22 में आपका यूनिट नंबर 6 में, यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 18 पे आप देख लो, मेरा PDF में मिल जाएगा, सेम टू सेम फुल्ली मिल जाएगा ये चारों ऑप्शन के बारे में, ठीक है। तो आप वहाँ देख सकते हो। उसी प्रकार कहता है भारत में पहली तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। भारत में पहली तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। ये आपका जो है भारत में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। केरल है, हाँ केरल में। मैंने केरल बताया था, अब ये केरल का ये जगह नहीं बता पाया था, तो केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में केरल है भी नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से भारत में सर्वाधिक बिजली प्राप्त की जाती है। भारत में बिजली प्राप्त की जाती है, जैसे इसमें देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से भारत में सर्वाधिक बिजली प्राप्त की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा पनबिजली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक कहा जाता है 25 में ग्रामीण भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ग्रामीण भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ये बायोगैस कहा जाता है, ठीक है। बायोगैस है यहाँ पे है, मैंने यहाँ बायोमास देखा तो मुझे कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है। इसका हाँ बायोमास होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन नंबर 26, वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए स्तर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्पित किया जा सकता है, वह कहलाती है आपका
जैव भौतिक धारण क्षमता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? चयनात्मक विनाश, ये भी शायद यूनिट 11 के आसपास है, चयनात्मक विकास वाला। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया भी था। इसका सही जवाब यात्री कबूतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति है? ये भारत में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति जो है ना, एक एप्पल नाम से था, हाँ एप्पल स्नेल। ठीक है, एप्पल स्नेल, ऑप्शन नंबर ए। 29 में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का बहिस्थल संरक्षण नहीं है? मैंने बहिस्थल के बारे में अच्छे से बताया था। मैंने ये यूनिट अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में बताया था, इसके अंतर्गत कौन सा हैं, और उसके बाद ये भी बताया था मैंने इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें नहीं वाला पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में देखिए क्या कहा जाता है, जैसे कि बीज बैंक जो नहीं है इसका, बाकी सब ये है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये शायद रुको मैं 1 मिनट, ये आपका यूनिट 8 में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मुझे याद है। ठीक है, इसको देख सकते हो। और ये तो इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था आपको मिलांचिन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछा गया। देखिए सिंपल तरीके से, जैसे इसमें से आप देखो, ये सुंदरबन डेल्टा के बारे में मैंने बहुत बार बोला है, बहुत बार, कि ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। पहले ये देख लो, एक का 3 है, एक का 1, ये तो नहीं होगा, एक का 4, ये नहीं है, एक का सी, ये हो सकता है, और ये इसमें भी नहीं है। अरे सिंपल सी है, डायरेक्ट हम आंसर कर लेंगे, काहे उतना माथा पीछी करेंगे। इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखें अब 31। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का अनिश्चित स्रोत है? प्रदूषण का अनिश्चित प्रदूषण, ये भी मैंने प्रदूषण के बारे में बताया था। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषक के प्रकार, इन दोनों के बारे में मैंने बताया भी था कि कंफ्यूज मत होना, है ना। स्रोत भी इस सब के बारे में भी बताया था मैंने, कि कंफ्यूज नहीं होना है, आप सभी को में से किसी को भी नहीं होना है। तो इसमें क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक का अनिश्चित स्रोत है? अनिश्चित स्रोत है जैसे कि कृषि व जल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? मैंने अभी बताया था प्रदूषण और प्रदूषक के बारे में कि नहीं वाला पूछे जाएंगे और पूछे गए। ठीक है, और इसका 32 का ये कुआसा, अरे सामने तो झलक रहा है कुआसा, ये नहीं होगा। ठीक है, और ये देखिए TDS का पूरा नाम क्या है? TDS का पूरा नाम जो है आपका, ये आप ये मैंने नहीं बताया था। ठीक है, TDS आपका टोटल डिजाइबल, ये सेल्क्यूलस, जैसे कि आपका इसमें जो है ना आपका 33 में ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको गूगल कर लेना इसको। ओके, उसी प्रकार है डेसिबल ए माफ करता है, ध्वनि तो डेसिबल का होता ही है, और एक इसमें होता है, वो देखिए वो ध्वनि का तावरता, तारत्व कहाँ है, यहाँ तारत्व यहाँ तारत्व का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 34 का ए हो जाएगा ऑप्शन। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी संकटदायी अपशिष्ट की विशेषताएं नहीं है? ये भी मैंने बताया था, संकटदायी क्या है इस कब के बारे में, उसके बाद एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। मुझे यूनिट अभी कंफर्म याद नहीं है, नहीं तो वो भी बताता जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था। ठीक है, ये नहीं वाला पूछा गया इसमें भी, तो इसमें कहा जाता है 35 में ये गंध वाला, तीक्ष्ण गंध, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? भौतिक उपचार के बारे में भी मैंने बताया था, इसका जो है ना आपका सही जवाब हो जाएगा अनुपन। ठीक है, 36 का 2। उसी प्रकार कहा जाता है 37, जब अनेक उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्टों के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है, तो सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जब नहीं होता है तो इसमें जो हम लोग भूमिगत निस्तारण का उपयोग करते हैं, भूमिगत निस्तारण का उपयोग हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर उसी प्रकार कहता है जलवायु परिवर्तन के अंतर के पैनल, अरे ये भी मैंने बताया था आपको, IPCC, उसे ये IPCC कब हुआ था, इसमें क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया था, सब कुछ बताया था। इसका 1988 में हुआ था, 1988 में। इसका जो मैं आपको बता भी सकता हूँ, जैसे कि यूनिट 11 का क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था, पूरा संक्षिप्त में बताया था इसको, कि इसको याद रखना आपको। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जो हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कहता है ओजोन की अधिकतम सांद्रता वाली पाई जाती है, ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है, ये भी मैंने बताया था। ओजोन की अधिकतम सांद्रता जो है ना आपका कहाँ पाई जाती है, ओजोन के बारे में बताया था, अम्ल के बारे में बताया था, ओजोन क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने बताया था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समताप मंडल में होता है, समताप मंडल में सबसे ज़्यादा यह होती है। उसी प्रकार देता है क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? अम्ल के बारे में बताया था, क्या अम्ल और क्षारीय ये सब क्या है, कितना कितना इसका मान होता है, इस सब के बारे में मैंने बताया था आपका। इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ जाना, ये नहीं है, बाकी सब ये सब सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 41
देखिए कहा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002, देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1972 में भी हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद 2002 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1972 में स्टॉकहोल्म में हुआ था, और उसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 2002 में इसका बाद जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, तो 41 का आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में हुआ था। कुछ बोलेंगे स्टॉकहोल्म में, स्टॉकहोल्म में बाबू चाचा जी वो 1972 में ही हुआ था, आप देख लेना, इसके बारे में मैंने बताया अभी था। ठीक है, उसी प्रकार करना है निम्न, ये 1992 में रियो डी जेनेरियो, इससे पहले भी हम लोग देखे 1972, ये 2002 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का जाता है निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की एक क्षेत्रीय शाखा स्थित है। अरे ये निम्नलिखित में से अपने देखियो, मैंने एक एक करके विश्व के बारे में भी बताया था, देश के बारे में, अपना भारत में भी बताया था। ये नई दिल्ली के में आपको मैंने बताया था, मैंने बोला भी था, इसका जो ना डेट भी मैंने बताया था, कब इसका लागू हुआ था, कब अधिनियम हुआ था। अभी एग्जैक्ट मुझे यूनिट और नंबर याद नहीं है, मैंने तो वो भी बताया था, आपको PDF देख लेना वहाँ। ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे और उसका सुधार करे तथा देश के वनों और वन्यजीव का सुरक्षा प्रदान करे। ये भी मैंने बताया था, ये भी बताया था मैंने, 2 अनुच्छेद के बारे में बताया था। एक हुआ था क्या, मेरे से मिस्टेक हो गया था, जो भी मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं उसको मैं सही करवा देता हूँ, मैंने आपसे PDF में सही कर दिया है, अब वीडियो में तो सही नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कमेंट में भी रिप्लाई किया था। देखिए एक ये तो इसका पहले आंसर बता दूं, पहले इसका मैंने हुबहू सेम टू सेम मैंने ऐसे ही लिखा था, सेम टू सेम, आप देख सकते हो, मैं उसका पेज नंबर भी बोल दूंगा। और ये इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 48A, इसका जो है ना आपका 43 में, जैसे कि यूनिट 13 का क्वेश्चन नंबर 14 आपको मिल जाएगा। ये हुबहू आप देख सकते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। और इससे पहले मैंने एक और भी बताया था, जिसमें जो ना एक संशोधन के बारे में बताया था 22, वहाँ पे 22 नहीं होगा, 42 होगा। ठीक है, आप जो भी है उसको सही कर लीजिएगा, आगे आपको कभी काम देने वाली है। वहाँ क्या था, इग्नू के बुक में जो ना आपका 22 है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे से भी मिस्टेक हुआ, मैंने फिर से देखा उसको, जब कमेंट आया सही में 42 होगा। ठीक है, जो 1976 में हुआ था संशोधन, तो उसके बारे में बताया गया था, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार 44 में 10,000 ईस्वी पूर्व से लगभग 1800 ईस्वी के बीच जनसंख्या की वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक व्यापक रूप से इस कारण थे। 44 में आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ती जन दर कृषि की वृद्धि के अनुरूप थी, ये सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस रोग को आनुवंशिक नहीं माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक नहीं माना जाता है, मैंने आपको लिस्ट ही दिया था, याद होगा पक्का, ये मैंने आनुवंशिक होने का लिस्ट ही दिया था, लगभग 7 से 8 मैंने नाम बताया था, जो कि ये इसके कारण होता है, इसके कारण नहीं होता है, इस सब के बारे में मैंने बताया था। तो 45 का इसका सही जवाब हो जाए, ये आपको ये सबका तो माना जाता है ये, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी में जो है, सी में नहीं माना जाता है, साइजोफ्रेनिया। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार देखिए निम्नलिखित का समेकित कीजिए। ठीक है, इसमें भी 2 मिलानचित बोला गया, हम मैंने बताया भी था, ये भी मैंने बताया था, जल के बारे में, भौगोलिक के बारे में, जैविक के बारे में, सब कुछ, बाढ़ के बारे में और उसके चक्रवात के बारे में, सब कुछ के बारे में बताया था मैंने, याद होगा, आप सबों को याद होगा, जो भी मेरे चैनल को फॉलो करता है, जो भी क्लास रेगुलर किया था, उसको सब कुछ याद होगा। उसका सच में बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, मैं तो खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ यार। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय, जैसे कि आपका इसमें सही हो जाएगा, जैसे देखिए मैं बताता हूँ इसको, ये वायुमंडलीय हो जाएगा आपका, जैसे वायुमंडल के बारे में बताओ तो मैं ये, उसके बाद जैविक में आ जाएगा ये, उसके बाद भौगोलिक में आ जाएगा, भौगोलिक में ये आ जाएगा, और 12 में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में देखिए ए का 3 है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, उसका बी का है, बी का एक, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने एक एक करके बताया था जल के बारे में, कि जल में कौन कौन से हो सकते हैं, बाढ़ आ सकते हैं, उसके तब छत से जो पानी टपकते हैं उसके बारे में आ सकते हैं, मैंने एक एक करके एग्जाम्पल मैंने बताया था, और एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मिलान चिन्ह करने वाले। और मैं इसके बारे में बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर इसका जो है ना, जैसे यूनिट नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 14 में आपको आई थिंक मिल जाएगा, आप देख लेना PDF में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 47 में, साइलेंट वैली यानी कि शांति घाटी इस नदी पर स्थित है, साइलेंट वैली,
ठीक है, इसका जो कुंती में स्थित है। उसके बाद कहता है 48 में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण नीति शास्त्र के लिए नए नियमों को बनाने में एक नहीं कारक है, मतलब कारक नहीं है। ये भी नीति शास्त्र के बारे में आई थिंक ये यूनिट आपको 14 में है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया, अभी तक चर्चा भी किया था। ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में इसमें नहीं गया है। बाकी पर्यावरण देखो ऑप्शन से भी तो आप मतलब नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो फिर भी आप ऑप्शन से बना सकते हो। जैसे कि देखिए ये पर्यावरण वाला होगा, ये तो आपका सही होगा, ये इसमें नहीं बोला गया है। और बढ़ते नैतिक सरोकार, ये भी मैंने बताया था, कहीं ना कहीं सुने होंगे। उसके बाद प्रकृति के बारे में जानकारी हो, ज्ञान प्रकृति के बारे में, ये देखिए ये सब जो है ना आपका प्रकृति से रिलेटेड है। और ये साइन एंड टीज जो है ना ये थोड़ा अलग लग रहा है, इससे भी आप सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कहा था निबंध द लैंड एथिक्स, यानी कि भूमि का नीति शास्त्र किसने लिखा था, ये जो है आपका ये लेपार्ड ने लिखा था, लेपार्ड ने लिखा था, ठीक है। उसके लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य है। अरे लाइक भी कर दो वीडियो को। इसमें जैसे देखिए असत्य के बारे में बता दे तो डायरेक्ट ये इंजीनियरिंग के बारे में ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत है। तो इस तरह से देखिए 50 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। मैंने पहले भी आपको सिलेबस के बारे में हर सेशन में बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में भी यही हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और आप सभी जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए, ठीक है, जिससे कि आपको बता पाऊँ, रिप्लाई दे पाऊँ कि आप पास हो या नहीं हो। तो इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक हुआ हो तो मैं उसको फिर से देखूंगा समय निकाल के, तो उसके बाद अगर हो सकता है मैं फिर से दोबारा सेशन ला दूँ सही सही आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सही के सही आंसर है, ठीक है। तो आप सभी इसका मिलान चिन्ह के लिए और मिलान कर लीजिए और जितने भी आंसर सही हैं, ठीक है। तो चलिए बस आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। तो और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।